नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो, तो पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एसेट एलोकेशन? ऑप्शंस आर ए, सिलेक्टिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स विद इन अ सेक्टर, बी, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस, सी, टाइमिंग द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, या डी, चूजिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका मतलब है कि एसेट एलोकेशन असल में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, सही आंसर है ऑप्शन बी, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। ये ना एग्जाम में बहुत बार आता है। तो मतलब सिर्फ सही स्टॉक चुन लेना एसेट एलोकेशन नहीं है। ऑप्शन ए गलत है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए जो है सिलेक्टिंग स्टॉक्स, उसको हम स्टॉक सिलेक्शन बोलते हैं। एसेट एलोकेशन एक लेवल ऊपर की चीज है। जैसे तुम्हारी खाने की थाली होती है ना। हाँ, दाल, सब्जी, रोटी सब होता है। एग्जैक्टली उसी थाली की तरह हम अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड में। ये ऑप्शन बी है। अच्छा, समझ आ गया। और बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन सी जो है मार्केट टाइमिंग, वो तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और डी, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ले लेना, उससे तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो जाता। तो एग्जाम टिप याद रखना, एसेट एलोकेशन मतलब वेल्थ को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। ये थाली वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसेट क्लास? ऑप्शंस है ए, लार्ज कैप इक्विटी, बी, बॉन्ड्स, सी, कैश, या डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा एसेट क्लास का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेट, मुझे लार्ज कैप और बॉन्ड्स तो समझ आते हैं, पर कैश कैश भी एक एसेट क्लास होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कैश तो बस बैंक में पड़ा है, वो एसेट कैसे हुआ? राइट, वही तो। पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना कैश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको एक ड्राई पाउडर की तरह समझो। जब मार्केट अचानक गिरता है और तुम्हें सस्ते में शेयर्स खरीदने होते हैं, तब क्या काम आता है? ओह वाओ, तब वो एक कैश काम आता है। सही पकड़ा। इसलिए कैश इक्विवेलेंट्स को भी एक प्रॉपर एसेट क्लास माना जाता है। बाकी लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ के लिए है, बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए है, तो तीनों ही एसेट क्लास हैं। इंटरेस्टिंग नजरिया है ये कैश को देखने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। ऑप्शंस है ए, मार्केट टाइमिंग, बी, स्टॉक सिलेक्शन, सी, एसेट एलोकेशन, डी, ब्रोकरेज फीस। इसका मतलब है कि लंबे समय में पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा किस चीज पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी सही है यहाँ, एसेट एलोकेशन। मतलब मार्केट टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन उतना मैटर नहीं करते लॉन्ग टर्म में? फ्रैंकली नहीं करते। अगर हम एक्सपर्ट्स का डेटा देखें तो लॉन्ग टर्म में ये गेस करना कि आज खरीदूं या कल बेचूं या कौन सा एक स्टॉक सबसे बेस्ट चलेगा, ये ज्यादा काम नहीं आता। अच्छा, तो असर किस चीज का होता है सबसे ज्यादा? असली वेल्थ क्रिएशन तुम्हारे एसेट एलोकेशन से होती है। लगभग 90% रिटर्न्स इसी बात से तय होते हैं कि तुमने इक्विटी और डेट में अपना पैसा किस रेशियो में रखा है। और ऑप्शन डी, ब्रोकरेज फीस का क्या रोल है? अरे ब्रोकरेज फीस तो एक खर्चा है यार, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ाएगा थोड़ी बल्कि कम करेगा। तो अल्टीमेटली एसेट एलोकेशन ही ड्राइविंग फोर्स है। समझ गई, एसेट एलोकेशन इज किंग। अब अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क कम करने की क्या टेक्निक है? Question 4. Diversification aims to reduce portfolio risk by investing in assets that are options A. Perfectly positively correlated, B. Uncorrelated or negatively correlated, C. Highly correlated, या D. Identical in nature. इसका मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम करने के लिए एसेट्स कैसे होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनकोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड। अच्छा, A, C और D तो लगभग एक ही बात कह रहे हैं ना कि एसेट्स एक जैसे होने चाहिए। हाँ, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुम एक क्रिकेट टीम बना रही हो और तुमने 11 के 11 सिर्फ फास्ट बॉलर्स चुन लिए। तो अगर पिच स्पिन फ्रेंडली हुई तो मेरी पूरी टीम फ्लॉप हो जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है हाईली कोरिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करना। अगर एक गिरेगा तो सब डूबेंगे। इसलिए हमें अनकोरिलेटेड एसेट्स चाहिए जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, या नेगेटिवली कोरिलेटेड, जहां एक गिरे तो दूसरा उठे। बहुत सही एग्जाम्पल था। तो एक्चुअल मार्केट में ऐसे नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन वही लग रहा है। क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन टिपिकली एग्जिस्ट्स बिटवीन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स? ऑप्शंस ए,
perfect positive correlation, B, low or negative correlation, C, high positive correlation, D, no correlation at all. इसका मतलब है कि इक्विटी और बॉन्ड के बीच कैसा रिश्ता होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लो और नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं ये। ज्यादातर हाँ। होता क्या है ना, जब शेयर मार्केट मतलब इक्विटीज में पैनिक आता है और मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं, राइट, तो वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। और उस पैसे को सेफ जगह डालना चाहते हैं। तब बॉन्ड्स की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो बॉन्ड्स एक तरह से डिफेंडर का काम करता है जब इक्विटी स्ट्रगल कर रहा होता है। अच्छा, इसलिए दोनों में इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक बैट्समैन है तो दूसरा डिफेंडर। सही बात। ऑप्शन ए और सी गलत हैं क्योंकि ये एक साथ ऊपर नीचे नहीं होते। और ऑप्शन डी, नो कोरिलेशन, भी थोड़ा एक्सट्रीम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जैसे मैक्रो फैक्टर्स दोनों को थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करते ही हैं। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 6। अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ +1 इंडिकेट्स ऑप्शंस ए perfect negative correlation, B no correlation, C perfect positive correlation, D low correlation. इसका मतलब है कि +1 correlation का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये +1 का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है। बहुत सिंपल है। स्टैटिस्टिक्स में +1 कोरिलेशन का मतलब है कि दो एसेट्स बिल्कुल 100% एक ही डायरेक्शन में और एक ही प्रोपोर्शन में मूव करते हैं। जैसे दो जुड़वा भाई जो बिल्कुल एक ही रास्ते पर चल रहे हो। हाँ, परफेक्टली सेड। अगर रास्ते में गड्ढा आया तो दोनों एक साथ गिरेंगे। अगर एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा भी परफेक्टली 10% बढ़ेगा। इस केस में डाइवर्सिफिकेशन का 0 फायदा मिलता है। ओ, मतलब रिस्क कम नहीं होता? नहीं होता। बाकी ऑप्शंस भी याद रखना, परफेक्ट नेगेटिव -1 पर होता है और नो कोरिलेशन 0 पर होता है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ, क्लियर। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन 7। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस? ऑप्शंस ए एग्जीक्यूशन, बी फीडबैक, सी डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट मतलब IPS, या डी मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सबसे पहला कदम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। वेट, मुझे लगा मार्केट एनालिसिस पहला स्टेप होगा। पहले मार्केट तो देखेंगे ना। और यही गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। इसको ऐसे सोचो, अगर तुम्हें एक घर बनाना है तो क्या तुम सीधे मार्केट जाकर ईंट और सीमेंट खरीदने लगती हो? नहीं, पहले तो नक्शा बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। एग्जैक्टली। बिना रूल्स और गोल्स तय किए मार्केट एनालाइज करके क्या कर लोगे? तो सबसे पहला काम IPS बनाना होता है। इसमें इन्वेस्टर के गोल्स, रिस्क लिमिट सब डिफाइन होता है। एग्जीक्यूशन और फीडबैक तो बहुत बाद के स्टेप्स हैं। मेक सेंस। पहले नक्शा फिर बिल्डिंग। तो ये IPS एग्जैक्टली करता क्या है? क्वेश्चन 8, द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट IPS सर्व्स एज अ ऑप्शंस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर फीस, बी रोड मैप फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सी गारंटी ऑफ रिटर्न्स, डी लीगल डिस्क्लेमर ओनली। इसका मतलब है कि IPS का असली रोल क्या है? ऑप्शन बी सही है यहाँ, रोड मैप फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या ये कोई लीगल पेपर या गारंटी होता है? नहीं, ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती और ना ही ये सिर्फ फीस लेने का कॉन्ट्रैक्ट या लीगल डिस्क्लेमर है। तो बेसिकली एक गाइड है। हाँ, IPS एक GPS की तरह काम करता है मैनेजर और इन्वेस्टर दोनों के लिए। ये बताता है कि किस रास्ते पर चलना है, कौन से एसेट्स अलाउड हैं और भटकाव से कैसे बचना है। GPS, राइट? अच्छा, उस GPS को सेट करने के लिए इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 9, रिस्क प्रोफाइलिंग हेल्प्स डिटरमाइन एन इन्वेस्टर्स। ऑप्शंस ए टैक्स लायबिलिटी, बी रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, सी बैंक बैलेंस, डी क्रेडिट स्कोर। इसका मतलब है कि रिस्क प्रोफाइलिंग से हमें क्या पता चलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये टैक्स लायबिलिटी या क्रेडिट स्कोर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टैक्स देखना एक CA का काम है, रिस्क प्रोफाइलिंग का नहीं। बैंक बैलेंस सिर्फ आज का कैश बताता है, पूरी प्रोफाइल नहीं। और क्रेडिट स्कोर तो बैंक चेक करती है लोन देने के लिए। ट्रू, उसका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। बिल्कुल, रिस्क प्रोफाइलिंग इन्वेस्टर के दिमाग और उसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स को समझने का टूल है ताकि पता चले वो कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, तो उस टूल में क्या-क्या फैक्टर्स देखते हैं? क्वेश्चन 10, व्हिच फैक्टर इज कंसिडर्ड इन रिस्क प्रोफाइलिंग? ऑप्शंस ए एज, बी फाइनेंशियल गोल्स, सी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि रिस्क प्रोफाइलिंग में किन-किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। हाँ, क्योंकि किसी एक चीज से पूरी पिक्चर नहीं मिलती।
जैसे एल देखो, एक 25 साल का लड़का अपने रिटायरमेंट के पास खड़े 55 साल के इंसान से ज्यादा रिस्क ले सकता है। क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है रिकवर करने के लिए। सही। उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स मैटर करते हैं कि पैसा 2 साल में चाहिए या 20 साल में। और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। अगर मार्केट की समझ है तो मार्केट गिरने पर इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेगा। समझ आ गया, सारे फैक्टर्स मिलकर ही एक सॉलिड प्रोफाइल बनाते हैं। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। वेलकम बैक। चलो, रिस्क प्रोफाइलिंग की बात हो रही थी, उसी से जुड़ा एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज रिस्क कैपेसिटी? ऑप्शंस: ए, द इन्वेस्टर्स विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स, बी, द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एबिलिटी टू टेक रिस्क्स, सी, द मार्केट्स वॉलेटिलिटी, डी, द मैक्सिमम लॉस पॉसिबल। इसका मतलब है कि रिस्क कैपेसिटी का असली मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एबिलिटी टू टेक रिस्क्स। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए और बी में बहुत कंफ्यूज होते हैं ना? विलिंगनेस और कैपेसिटी में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। इसे एक स्काई डाइविंग के एग्जाम्पल से समझो। तुम्हारा आसमान से कूदने का बहुत मन है, तुम्हें डर नहीं लगता, ये हुई तुम्हारी विलिंगनेस। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। अच्छा, पर क्या मेरे पास पैराशूट है? एग्जैक्टली। क्या पैराशूट है? क्या तुम्हारी फिजिकल स्टेट ठीक है? वो हुई कैपेसिटी। फाइनेंस में कैपेसिटी तुम्हारी आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल एबिलिटी पर निर्भर करती है। मतलब अगर मार्केट 50% गिर जाए तो क्या मेरी जिंदगी चलेगी या नहीं? बिल्कुल। अगर मार्केट गिरने पर तुम बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे तो तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी लो है, चाहे विलिंगनेस कितनी भी हाई हो। क्लियर है? बहुत क्लियरली समझ आ गया। स्काई डाइविंग वाला एग्जाम्पल परफेक्ट था। अब आते हैं उन लोगों पर जिनकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है रिस्क लेने की। क्वेश्चन 12, विच इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल अमाउंट? ऑप्शंस: ए, कैपिटल अप्रिसिएशन, बी, इनकम जनरेशन, सी, कैपिटल प्रेजर्वेशन, डी, स्पेक्यूलेशन। इसका मतलब है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव मूलधन यानी प्रिंसिपल को बचाने पर फोकस करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैपिटल प्रिजर्वेशन। नाम से ही साफ हो रहा है। हाँ, प्रिजर्व करना मतलब बचा कर रखना। बिल्कुल। जिस इन्वेस्टर को अपने लगाए हुए पैसे या प्रिंसिपल अमाउंट खोने का सबसे बड़ा डर होता है, वो कैपिटल प्रिजर्वेशन चुनता है। वो लो रिस्क ऑप्शंस देखता है, जैसे FDs या लिक्विड फंड्स। और एप्रिसिएशन और स्पेक्यूलेशन क्या होते हैं फिर? एप्रिसिएशन मतलब पैसे को तेजी से बढ़ाना, जैसे इक्विटी में, पर उसमें रिस्क होता है। और स्पेक्यूलेशन तो भाई रातों रात अमीर बनने वाली बात है, वहां तो पूरा प्रिंसिपल डूबने का रिस्क रहता है। ओह, तो सेफ्टी चाहिए तो प्रिजर्वेशन। पर अगर मैंने सेफ जगह पैसा लॉक कर दिया और मुझे अचानक इमरजेंसी में निकालना पड़ा तो? Question 13. Liquidity constraint refers to the need for options: A, tax efficiency, B, high returns, C, easy access to funds, D, long-term growth. इसका मतलब है कि लिक्विडिटी की जरूरत का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इजी एक्सेस टू फंड्स। मतलब लिक्विडिटी का मतलब है कि पैसा कितनी जल्दी हाथ में आ सकता है। हाँ, और बिना अपनी वैल्यू खोए। पोर्टफोलियो प्लानिंग में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने अपना सारा पैसा किसी एक जमीन में लगा दिया। फिर तो अगर आधी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मैं जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा थोड़ी बेच सकती हूँ। वही बात है, जमीन इलिक्विड है पर बैंक अकाउंट का पैसा बहुत लिक्विड है। टैक्स एफिशिएंसी या हाई रिटर्न से लिक्विडिटी का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। राइट। इमरजेंसी फंड्स ऑलवेज लिक्विड होने चाहिए। चलो थोड़ा रूल्स पर आते हैं अब। क्वेश्चन 14, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मतलब LRS, an Indian resident individual can invest up to blank overseas per year. Options: A, $100,000, B, $200,000, C, $250,000, D, $500,000. इसका मतलब है कि LRS के तहत फॉरेन में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, $250,000। ये RBI का एकदम स्ट्रेट रूल है। कोई खास वजह है इस एग्जैक्ट लिमिट की? ताकि हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से खाली ना हो जाए। RBI को करेंसी स्टेबल रखनी होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडियन रेजिडेंट इतना ही बाहर बेच सकता है। ये नंबर्स तुम्हें एग्जाम के लिए एग्जैक्ट याद रखने पड़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व का रीजन याद रहेगा तो $250,000 भी याद रहेगा। अब एक और रूल। क्वेश्चन 15, which regulation requires an investment approach to be part of the agreement? Options: A, Income Tax Act, B, SEBI PMS Regulations 2020, C, Companies Act, D, RBI Act। इसका मतलब है कि कौन सा रेगुलेशन कहता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच अग्रीमेंट का हिस्सा होना चाहिए? ऑप्शन बी सही है, SEBI PMS Regulations 2020। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वैसे। हाँ, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हो रही है तो सेबी ही रेगुलेट करेगा ना। बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेस के लिए है, कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और RBI एक्ट बैंक्स के लिए।
पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट का पैसा किस अप्रोच से इन्वेस्ट करेगा, ये एग्रीमेंट में लिखना सेबी पीएमएस रूल्स का हिस्सा है। बहुत सिंपल था ये तो। अब रूल से बाहर आकर थोड़ा मिस्टेक्स की बात करें। क्वेश्चन 16। Concentration risk can be avoided by setting exposure limits to options A. Specific sectors, B. Entities, C. Asset classes, D. All of the above. इसका मतलब है कि concentration risk को हम कैसे avoid कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Concentration risk मतलब वही ना, don't put all your eggs in one basket? एकदम सही। अगर तुम्हारा सारा पैसा किसी एक ही शहर के रियल एस्टेट में है और वहां अर्थक्वेक आ गया तो सारा पैसा खत्म। तो स्टॉक मार्केट में इसका क्या मतलब हुआ? स्टॉक मार्केट में अगर एक ही सेक्टर जैसे सिर्फ आईटी में या एक ही कंपनी के शेयर में अपना सारा एक्सपोजर रखा तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स लिमिट्स लगाते हैं कि किसी एक जगह पर 10 या 15% से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, चाहे वो सेक्टर हो, एंटिटी हो या एसेट क्लास हो। Got it. अब आते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पर। क्वेश्चन 17। Strategic Asset Allocation या SAA focuses on options A. Short-term market timing, B. Long-term wealth creation, C. High-frequency trading, D. Day trading. इसका मतलब है कि SAA किस पर फोकस करता है? ऑप्शन बी सही है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। SAA एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी होती है। मतलब हम बार-बार मार्केट चेक करके इसे बदलते नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की तरह समझो जो तुमने अपने फिटनेस गोल के लिए बनाया है। तुम रोज सुबह उठकर वेट चेक करके अपना प्लान नहीं बदलती है ना। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है लंबे समय तक। राइट। बाकी सारे ऑप्शंस जैसे शॉर्ट टर्म टाइमिंग, हाई फ्रीक्वेंसी या डे ट्रेडिंग, ये सारे SAA के कोर फिलॉसफी के एकदम खिलाफ हैं। तो डाइट प्लान तो बन गया SAA में, पर क्या हम थोड़ा चीट कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मतलब TAA अलाउज फॉर ऑप्शंस A. फिक्स्ड एलोकेशन ओनली, B. नो डिविएशन फ्रॉम टारगेट्स, C. टेम्पररी डिविएशंस टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज, D. पैसिव मैनेजमेंट ओनली। इसका मतलब है कि TAA क्या अलाउ करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पररी डिविएशंस टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज। और तुमने जो चीट डाइट वाला वर्ड यूज किया ना, वो यहाँ परफेक्टली फिट बैठता है। अच्छा, तो TAA चीट डे है? हाँ बिल्कुल। जब मार्केट में कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे कोई सेक्टर अचानक अंडरवैल्यूड हो गया, तो हम अपने लॉन्ग टर्म SAA वाले प्लान से थोड़ा सा टेम्पररी डिविएशन लेते हैं। मतलब हाईवे पर चलते हुए कोई अच्छी कॉफी शॉप दिख गई तो थोड़ा रास्ता बदल लिया। क्या बात है, बढ़िया एग्जाम्पल। कॉफी पीकर यानी प्रॉफिट बुक करके हम वापस अपने मेन हाईवे पर आ जाते हैं। यही टैक्टिकल मूव होता है। लेकिन वापस हाईवे पे आएंगे कैसे? वो कौन सा प्रोसेस है? क्वेश्चन 19। Which allocation strategy involves periodic rebalancing to restore target weights? Options A. Tactical asset allocation, B. Strategic asset allocation, C. Momentum investing, D. Value investing. इसका मतलब है कि कौन सी स्ट्रैटेजी में टारगेट वेट्स को वापस लाने के लिए रीबैलेंसिंग की जाती है? ऑप्शन बी सही है यहाँ, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। SAA में ही रीबैलेंसिंग होती है। हाँ, देखो हमने एक टारगेट रखा था 60% इक्विटी और 40% डेट का। एक साल बाद इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर चला गया और वो हिस्सा 70% हो गया, तो बैलेंस बिगड़ गया ना। राइट, इक्विटी ओवरवेट हो गया। इसे एक बगीचे की तरह सोचो जहां एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ गया है, तुम्हें उसे काट छांट के वापस सही शेप में लाना होगा। मतलब इक्विटी बेचकर वापस बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे? एकदम सही, ताकि रेशियो वापस 60-40 हो जाए। इसको रीबैलेंसिंग कहते हैं और ये SAA का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि SIOA अपने फिक्स टारगेट पर चिपका रहना चाहता है। समझ आ गया। बैलेंस बिगड़ा तो SIOA उसे वापस ट्रैक पर लाएगा। चलो अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। What type of goals generally require cash equivalents of fixed income instruments? Options A. Long-term high priority, B. Low priority, C. Near-term high priority, D. Speculative. इसका मतलब है कि किस तरह के गोल्स के लिए कैश या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, नियर टर्म हाई प्रायोरिटी। नियर टर्म भी और हाई प्रायोरिटी भी? हाँ, इन दोनों शब्दों पर ध्यान दो। नियर टर्म मतलब वो खर्चा जो अगले कुछ महीनों या 1-2 साल में आने वाला है, और हाई प्रायोरिटी यानी जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे बच्चे की कॉलेज फीस देनी हो अगले साल। हाँ, वो तो देनी ही पड़ेगी, वेट नहीं कर सकते। तो क्या तुम उस पैसे को शेयर मार्केट के रिस्क पर छोड़ोगी? क्या पता जिस दिन फीस देनी हो उसी दिन मार्केट 20% गिर जाए। ओ नहीं, उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए स्पेक्युलेटिव या लॉन्ग टर्म ऑप्शंस गलत हैं। जो पैसा बहुत जल्द और जरूर चाहिए उसके लिए कैश या सेफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ही बेस्ट होते हैं। क्लियर। ये बात तो पत्थर की लकीर है। जो पैसा कल चाहिए उसे आज दांव पर नहीं लगाते। तो आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे, चाहे वो रिस्क कैपेसिटी हो या टैक्टिकल एलोकेशन, एक बात साफ है, आप भी सोच कर देखिए, क्या आपका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वाकई आपके नियर टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से अलाइंड है, या आप सिर्फ रैंडम स्टॉक्स पिक कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।
तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।